हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा जो है इकाई 16 प्रकाश। देखिए, इस पार्ट में हमको क्या क्या मुख्य चीजें पढ़नी है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है प्रकाश की किरणें, प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम, इसके बारे में जानेंगे। फिर है समतल दर्पण किसे कहते हैं, उससे प्रतिबिंबों यानी इमेज का बनना कैसे होता है ये समझेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। यहाँ पे वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आवर्धन, दर्पणों का दैनिक जीवन में उपयोग, ये सब चीजों यानी ये जो टॉपिक है, हमारे बिंदु हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हमारा एक शब्द आता है प्रकाश। प्रकाश सामान्यतः हम जानते हैं लाइट, इंग्लिश में लाइट कहते हैं इसको। प्रकाश है क्या? देखिए, प्रकाश जब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसी को हम प्रकाश कहते हैं। बस इतना आप जान लीजिए। अगर हम किसी वस्तु को या कोई चीज देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से? सिर्फ प्रकाश की वजह से। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप उस वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। जैसे जब रात में लाइट बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो क्या आप कुछ देख पाते हैं? नहीं। हम क्या कहते हैं? अंधेरा है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही लाइट जलती है, थोड़ा सा भी प्रकाश होता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। और जब अच्छे से एक सामान्य रूप से ठीक ठाक प्रकाश होता है तो हमें हर वस्तु बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा आपने महसूस किया होगा, देखा होगा। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश कुछ ऐसी किरणें हैं जो समांगी माध्यम में चलती हैं। ठीक है, समांगी माध्यम में गति करती हैं, उसी को हम प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण यानी रेज ऑफ लाइट इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए बीम ऑफ लाइट, देखिए यहां पे लिखा है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को हिंदी में हम कहते हैं किरण पुंज। अब यहाँ किरण पुंज की बात करें तो तीन तरह की किरण पुंज होती है। तीन तरह की में हमारा सबसे पहले है समानांतर प्रकाश किरण पुंज, जिसको हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि जो भी किरणें हैं वो सारी किरणें एक समानांतर रूप से चलती हैं। एक समानांतर का मतलब क्या होता है? दो रेखाओं के बीच में समान दूरी हो। ठीक है, तो समानांतर तौर पे जब किरणें चलती हैं तो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समानांतर प्रकाश किरण पुंज। ऐसे ही एक होता है हमारा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसको हम इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये कैसे चलती है? ठीक है, ये कैसे चलती है? इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी किरणें कहीं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। बहुत सारी किरणें आती हैं और वो एक बिंदु पे मिलती हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अभिसारी। अभिसारी यानी जहां पे सारे बिंदु मिल रही हो, अभिसारी। ठीक है, उसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जहां पे सारी बिंदुएं और सारे प्रकाश किरणें एक बिंदु पे मिल रही। इसके बाद तीसरा है हमारा अपसारी प्रकाश किरण पुंज, जिसको इंग्लिश में डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या होता है यहां पे? क्या होता है, इस बिंदु से बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं। जैसे आपका टॉर्च लाइट होता है। ठीक है, टॉर्च की लाइट क्या होती है? टॉर्च की लाइट आप जलाते हैं तो क्या होता है, बहुत एक टॉर्च क्या है, एक बिंदु हो गया। टॉर्च हमारा क्या है, एक बिंदु हो गया, और जैसे ही हम लाइट जलाते हैं तो यहां से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस को या ऐसे उपकरण को हम कह सकते हैं कि वो अपसारी प्रकाश किरण पुंज है, डायवर्जेंट बीम ऑफ लाइट उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो पुंज के रूप में अगर हम बात करें तो तीन तरह के प्रकाश किरण पुंज हो गई हमारी। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या है? देखिए, परावर्तन, परावर्तन का मतलब है जब प्रकाश कहीं पे टकरा कर किसी बिंदु से या किसी वस्तु से टकरा कर वापस आ जाए, वापस आए। देखिए, हमें कोई वस्तु क्यों दिखाई देती है? आपको ये वीडियो स्क्रीन पर क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि प्रकाश जो है वो इस पे टकराती है, उसके बाद आपके आंखों पे पड़ती है, तब ये वस्तुएं दिखाई देती हैं, सारी चीजें हमको दिखाई देती हैं। आप अपने दोस्त को देख पाते हैं, आप गाय, भैंस, बकरी, बकरी हो गया, गाड़ी हो गया, कार हो गया, ये सब क्यों देख पाते हैं? इसीलिए कि प्रकाश किरणें
उस वस्तु पे पड़ती हैं, उस वस्तु पे पड़ने के बाद हमारी आंखों पे पड़ती हैं और हमें वो वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो परावर्तन है। ठीक है, वो परावर्तन है। देखिए परावर्तन क्या है, देखिए सामान्य सी भाषा में, जब किसी माध्यम में कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकरा के आप तक पहुंचती है या कहीं भी पहुंचती हो, टकराने के बाद जब कहीं वापस लौटती है, तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी भी पृष्ठ से कहीं से भी टकरा के, कैसे भी टकरा के अगर वो वापस लौटती है तो उसे हम परावर्तन कहेंगे। ठीक है, माध्यम समान होना चाहिए, ये आप ध्यान देंगे, परावर्तन समान माध्यम में होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम में वो रिफ्रैक्शन हो जाता है, अपवर्तन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन समान माध्यम में होगा आपका। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे जैसे परावर्तन की बात करें अगर हम, तो परावर्तन जो है ना, ये दो तरह की सतहों पर होता है। सतह के हिसाब से अगर हम बात करें, एक होता है समतल चिकने पदार्थ पे परावर्तन और दूसरा होता है खुरदुरे पदार्थ पर परावर्तन, या खुरदुरे परावर्तक तल पे परावर्तन और समतल चिकने परावर्तक तल पे परावर्तन। ठीक है, समतल चिकने पदार्थ पे जब परावर्तन होता है तो क्या होता है, इसका मतलब कि कोई चिकना प्लेन है, चिकना सतह है, देखिए चिकना है सतह। ठीक, तो यहां से परावर्तन क्या होता है, अच्छे से होता है, सारी किरणें एक समान रूप से परावर्तित होती हैं। ठीक है, दिख रहा है ना। लेकिन जब खुरदुरे तल पे परावर्तन होता है तो ये अनियमित होता है, कहीं ऊपर होगा तो प्रकाश टेढ़ी जाएगी, फिर सीधी जाएगी, फिर टेढ़ी जाएगी, फिर सीधी जाएगी, तो ये होता है अनियमित परावर्तन, इसको बोलते हैं। यानी खुरदुरे तल पे अनियमित परावर्तन होता है और जो हमारा समतल और चिकना तल होता है उस पे हमारा नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, तो खुरदरी वस्तुएं हो गई, में उसमें क्या आता है, कुर्सी मेज, ये सब क्या है, ये सब खुरदरे परावर्तक तल में आते हैं। लेकिन जो हमारा शीशा हो गया या आपका जो एक तरह से कह लीजिए स्टील के दरवाजे, एल्युमिनियम के दरवाजे, ये सब क्या है, ये प्लेन परावर्तक तल में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। देखिए समतल दर्पण से परावर्तन की बात करें तो क्या है इसमें, देखिए ये हमारा समतल दर्पण है। ठीक, इसमें समतल दर्पण से परावर्तन की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां से एक किरण जब जाएगी, ये हमारी जो बीच में लाइन है ना, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रेखा। ठीक है, नॉर्मल, इसको ऐसे, या अभिलंब रेखा। ठीक, अब यहां से एक किरण जब जा रही है तो ये यहाँ समतल दर्पण पे टकराने के बाद ऐसे ही वापस आ जा रही है। ठीक है, ऐसे वापस आ जाती है, तब क्या होता है, तो ये वापस आ जाएगी। अब होता क्या है इसमें कि यहाँ पे समतल दर्पण पे जो परावर्तन होता है, इसके लिए कंडीशन क्या है, एक तो समांगी माध्यम चाहिए और एक समतल दर्पण चाहिए, दो चीजें हमें चाहिए। ठीक, अब क्या होगा, यहां से ये जो किरण जाएगी ये अभिलंब, देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, मिटा दूं थोड़ा क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल रेखा है। यहाँ पे जब ये आपतित, इसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं क्योंकि ये किरण समतल दर्पण पे जा रही है, तो इंसिडेंट एंगल या आपतित किरण, ये किरण क्या है, यहां से लड़कर परावर्तित हुई, इस परावर्तित किरण को, ये जो किरण आ रही है इस किरण को, यानी बी वाली साइड की किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे नॉर्मल किरण और आपतित किरण के बीच में जो कोण आई बना है, ये नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण आर बना है, ये दोनों क्या होते हैं, इसमें कोण आई बराबर आर होता है, कोण आर। ठीक, एंगल आई बराबर या कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये इसका नियम है। ठीक, यहाँ पे आगे आप यहाँ जानेंगे। अब देखिए यहाँ परावर्तन के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो समतल दर्पण परावर्तन होता है उसमें हम रजत धातु यूज करते हैं, सिल्वर मेटल। रजत धातु का मतलब सिल्वर मेटल, ये प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक तत्व है। ठीक है, प्रकाश का लगभग 100% कह सकते हैं, लगभग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगभग 100% जो है प्रकाश ऊर्जा को ये परावर्तित कर देता है, ये इसकी खासियत होती है। इसीलिए हम जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है, उस मिरर के पीछे हम रजत धातु का कोटिंग करते हैं उसके ऊपर। अब रजत धातु जल्दी छूट जाता है इसलिए उसके ऊपर हम लाल पेंट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा शीशे के पीछे लाल कलर का पेंट, तो यही कारण है। तो
सिल्वर मेटल के कारण ये अच्छे से परावर्तन कर पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। अब एक प्रकार आदर्श दर्पण वही है जो प्रकाश ऊर्जा का 100% परावर्तन कर पाए। तो आपने देखा। अब इसके कुछ नियम है, जो नियम अब देखिए यहाँ पे ये जो क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगा। इसका मैंने एक प्रैक्टिकल करके वीडियो बनाई है, चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा, जिससे आप इसका प्रैक्टिकल आसानी से कर पाएंगे और देख पाएंगे कि ये जो किरण का परावर्तन का प्रैक्टिकल है ये कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां क्लियर हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और यहाँ पे जानिए। यहाँ पे पहले एक चीज और बता दूं मैं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। देखिए ये तो सब हो गया हमारा। एक चीज यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल रेखा है अगर जो किरण है, आपतित किरण ऐसे जा रही है, इसी इसी लाइन पे, नॉर्मल लाइन से ही आपतित किरण जा रही है, तो ये परावर्तित होके कहाँ जाएगी? परावर्तित भी यहीं से हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बना? जीरो कोण बना। और अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कौन सा कोण बना? जीरो बना। यानी एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर जीरो। ठीक, अगर नॉर्मल रेखा से आपतित किरण जा रही है तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर उससे कहीं और इधर उधर खिसक के जा रही है, जैसे यहां से जा रही है, तो कोण में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे कोण के कुछ हम नियम देख लेते हैं। परावर्तन के नियम क्या है? देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बता दिए हैं। देखिए क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। अब देखिए इसमें पहला जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु। अब देखिए तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु में कहां है? देखिए कहां पे आपको दिख रहा है जो ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे है? देखिए ये आपतित किरण कहां मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, इस बिंदु पे। यही इसी बिंदु से परावर्तित किरण भी निकल रहा है। और अभिलंब कहां है? अभिलंब भी यही मिल रहा है। ठीक है, तो एक और तल क्या है? ये तल है हमारा। ठीक, तो एक ही तल पर एक ही बिंदु पर ये मिल रहे हैं। तो पहला नियम ये है। ठीक, तो परावर्तन के दो नियम हो गए जो आपको याद होने चाहिए। दोनों यहाँ पे मैंने समझा दिया है आपको। ठीक, अब आते हैं प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल दर्पण पे? अभी हम यहाँ जानेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। ठीक, तो शीशे के अंदर जो चेहरा दिखाई देता है वो क्या है? वो प्रतिबिंब है। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब जो बनता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक तो वास्तविक होता है, एक तो आभासी होता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वो प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में किसी स्थान पर मिलती हैं, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक तरह से कह सकते हैं, जब किरणें वास्तविक रूप से कहीं काट रही हो तो उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और जब वही किरण हमारा, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है? ये सदैव उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम रियल इमेज कहते हैं, इंग्लिश में वास्तविक प्रतिबिंब को हम रियल इमेज कहते हैं, रियल इमेज हमेशा उल्टा ही बनेगा, इन्वर्टेड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ठीक, इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। ऐसे ही आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो जब क्या होता है ना, जब वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश किरणें किसी वास्तविक स्थान पर नहीं मिलती, ठीक है, वास्तव में किसी वास्तविक स्थान पे नहीं मिलती, तो उन्हें हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अभी एक चीज यहां पे याद कर लीजिए, आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? उल्टा बनता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, उल्टा नहीं, यहाँ पे सीधा बनेगा। उल्टा तो हमारा वास्तविक बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, ये ध्यान रखेंगे। और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो हमारा, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। और आभासी प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? सीधा बनता है। ठीक, इतनी चीजें आप हमें याद रखिए अपने दिमाग में। अब आगे बढ़ते हैं हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना
कैसे बनता है? देखिए, समतल दर्पण में कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। प्रतिबिंब के बनने के बहुत सामान्य से नियम है। जैसे देखिए, अब प्रतिबिंब के सामने आप समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएंगे, तो आपकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट का इमेज जो है शीशे के अंदर बनेगा, ठीक उतना ही बड़ा, जितने बड़े आप हैं। और जितनी दूर आप इस दर्पण से खड़े हैं उतनी ही दूर आपका इमेज यानी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर खड़ा होगा, ठीक। हाँ, ये जो प्रतिबिंब बना है ये क्या है? ये आभासी है, क्योंकि अगर आप शीशे के पीछे से जाके देखना चाहेंगे तो ये जो प्रतिबिंब बना है ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब ये क्या है? आभासी इमेज। अगर वास्तविक होता तो हमको कहीं ये इमेज दिखाई देती, बट ये आभासी इमेज है, ठीक है। तो समतल दर्पण पे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही दूर बनता है और उतनी ही लंबाई का बनता है जितनी लंबाई की हमारी वस्तु होगी, ठीक है। बस इतना ही नियम है इसका समतल दर्पण में, और कुछ नहीं है। एक चीज और होता है लेटरल इन्वर्जन, जिसको हम इंग्लिश में पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन। देखिए, लेटरल इन्वर्जन कुछ नहीं है, तामझाम बहुत ज्यादा दिमाग में मत डालिए। देखिए क्या है, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आप अपना दाहिना हाथ उठाइए। अब शीशे में क्या उठेगा? आप देखेंगे शीशे में जो इंसान खड़ा है उसके हिसाब से आप अगर सोचेंगे तो वहां पे बायां हाथ उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक। अगर आप ठीक से ध्यान देंगे तो जैसे अब शीशे के सामने आप आर लिखिए, कोई प्लेन मिरर है इसके सामने आर लिख दीजिए, तो आर कैसे बनेगा? यही आर बनेगा हमारा इस तरह से, ठीक। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। कोई भी अक्षर आप अपने कागज में लिख लीजिए, उसको शीशे के सामने ऐसे लगाइए, सामने रखिए और देखिए कि शीशे के अंदर कैसा इमेज बन रहा है, उसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब यहीं पे अगर आप यम लिखते हैं, एम, ऐसे एम लिखेंगे शीशे के सामने, तो उसमें इमेज में क्या बनेगा? उसके अंदर भी एम बनेगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका लेटरल इन्वर्जन हमको पता नहीं चलता, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका लेटरल इन्वर्जन हमको दिखाई देता है, यानी पार्श्व परिवर्तन हमको दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक। चलिए, अब ऐसे ही आप देखे होंगे कि ये देखिए रेड, RED लिखा है ना। अब देखिए रेड का लेटरल इन्वर्जन क्या है? आर उल्टा हो गया, ई उल्टा हो गया, डी उल्टा हो गया। इसी को कहते हैं हम पार्श्व परिवर्तन। ऐसे ही आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस वाली जो गाड़ियां होती हैं, मरीजों को ढोने वाली जो अस्पताल की एम्बुलेंस होती है, उसमें आगे की तरफ उल्टे अक्षरों में एम्बुलेंस लिखा होता है। क्यों? ताकि अगर कोई गाड़ी आगे जा रही हो तो उस गाड़ी के अंदर जो बैक मिरर होता है, उस शीशे में जब ये गाड़ी पीछे से एम्बुलेंस लिख के जाएगी तो ऐसे दिखाई देगा इस शीशे में, क्या ये सीधा हो जाएगा। ये एम्बुलेंस जो यहाँ पे उल्टा लिखा है ना, ये गाड़ी के शीशे में देखने के बाद ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस की गाड़ियों में आगे की तरफ एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, ठीक। चलिए, इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के ये इतने अक्षर हैं जिसमें लेटरल इन्वर्जन यानी जो पार्श्व प्रतिबिंब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता, यानी इन अक्षरों पे लेटरल इन्वर्जन का कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम गोलीय दर्पण पे। अभी तक समतल दर्पण देख रहे थे, अब आते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे कि आपके घरों में जो चम्मच होती है ना, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं या चाय सूप पीते हैं, ठीक है, वो जो चमचे होते हैं, चम्मच होते हैं, वो हल्के से गोल होते हैं, हल्का सा गोल होता है। तो अगर हम जिस तरफ से हम चम्मच से खाना खाते हैं उस तरफ का हिस्सा देखेंगे तो वो अंदर को धसा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे होता है ना चम्मच आपका, ऐसे होता है, ऐसे कुछ है, इस तरह का चम्मच होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, धसा हुआ वाला हिस्सा, ये भी गोलीय दर्पण का हिस्सा है। और ऐसे ही जो ये बाहर वाला ऐसे ये वाला हिस्सा होता है, ये भी हमारे गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है। अब ये दो अलग अलग हिस्सों के हिसाब से हम इनको तैयार करते हैं। यही ऐसे जब होता है जब हम पॉलिश इस तरफ से कर देते हैं, मिरर में पॉलिश इस तरफ से कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये अवतल दर्पण बन जाता है, ठीक। लेकिन जब ऐसे ही कोई चीज होती है और पॉलिश हमने इस तरफ से कर दिया, ठीक, तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। पॉलिश का मतलब जिस तरफ से पेंट किया जाता है, पॉलिश का मतलब इस तरफ से हमने पेंट कर दिया है इस शीशे को, और इसमें इस तरफ से पेंट कर दिया है, ठीक।
तो परावर्तन किस तरफ से होगा? इस दर्पण में इस तरफ से परावर्तन होगा और इस दर्पण में इस तरफ से परावर्तन होगा। ठीक, चलिए अब यहां पे देखिए जो है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक, ध्यान से देखिएगा, अवतल और उत्तल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट याद करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको समझा दूंगा यहीं पे। देखिए, चांदी की कलई यानी चांदी से परतें चढ़ाई जाती हैं, तभी कोई शीशा जो है रिफ्लेक्ट करेगा किरणों को। देखिए यहाँ पे जो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण होता है, इंग्लिश में इसको कॉनकेव कहते हैं। अब कॉनकेव में एक शब्द है केव, केव का मतलब होता है गुफा। अब जो हिस्सा, जो मिरर गुफा की तरह गहरा होगा, गुफा का मतलब क्या होता है? गहरा, अंदर की तरफ धंसा हुआ। तो गुफा गुफा का मतलब क्या होता है? शेर गुफा में रहता है। ठीक, तो गुफा अंदर की तरफ जाना पड़ता है ना, तो ये देखिए गुफा की तरह जो होगा हल्का सा धंसा हुआ, उसको हम अवतल दर्पण कहेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक, अवतल यानी अंदर की तरफ, अंदर का तल। अवतल मतलब अंदर का तल। ठीक, अंदर के तल से जब किरणें रिफ्लेक्ट होंगी तो उसको हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। अब इसके अलावा जो बचता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, बस। ठीक, इतना ही याद रखिए, जो एक आप याद कर लीजिए, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। तो दूसरे को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल का दर्पण का मतलब जो ऊपर की तरफ तल से मुड़ा हो, ऊपर की तरफ हो और ऊपर की तरफ के तल से किरणें रिफ्लेक्ट होती हो। ठीक, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, दो तरह के मिरर हो गए। अब देखिए दो तरह की मिरर में एक कुछ शब्दावलियां हैं, वो क्या क्या है? एक तो वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी भी मिरर का, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक गोला है, इस गोले का एक केंद्र होगा। ठीक, केंद्र होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जब हम इस गोले से इतना भाग काट के हम अलग कर देंगे, ये जितना मैंने निशान लगाया है ऐसे ऐसे, इस भाग को अगर काट के अलग कर दें तो क्या होगा? ये इस इस बड़े वाले गोले का ही तो हिस्सा है, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सी को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, यानी जो रेडियस है, यहां से यहां तक के हिस्से को हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, त्रिज्या। तो किसी भी वक्र जो गोलीय दर्पण होगा उसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या की लंबाई जो होगी और वो बिंदु जहां पे होगा, उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक, अब चाहे ये उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में वही होगा। ठीक, अब आता है वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यही लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसके बाद ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है ये यहाँ पे मिल रही है, इस बिंदु पे मिल रही है, यहाँ पे P लिखा, यही इसका ध्रुव है। ठीक, यहाँ पे ये लाइन ऐसे मिल रही है, तो ये जो बिंदु है यहाँ, इसको हम ध्रुव कहेंगे। ठीक, पोल। इसके बाद मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? यही ध्रुव यानी P से C तक की जो लाइन है, इसी को हम कहते हैं क्या? इसी लाइन को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद दर्पण द्वारका, सॉरी द्वारका नहीं, द्वारक, एपरेचर ऑफ मिरर, एपरेचर ऑफ मिरर। देखिए अब यहां पे एपरेचर ऑफ मिरर क्या होता है? दर्पण का द्वारक, दर्पण का वह भाग है जिससे प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन यानी उस दर्पण के जिस हिस्से से, जिस हिस्से से जो है परावर्तन होता है, वही दर्पण का द्वारक होता है। ठीक, अब आता है मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस गोलीय दर्पण में क्या होता है? मुख्य फोकस की अगर हम बात करें तो बस आप इतना जानिए कि ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, माने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही कहीं होता है। अब पता करने के लिए, अनंत से आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, तो यही हो गया फोकस। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की जो मध्य दूरी होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल यानी सी और पी के बीच की जो दूरी होगी, उसी को हम फोकस कहते हैं। यही हमारा मुख्य फोकस है। ठीक, फोकस दूरी क्या हो गई? जाहिर सी बात है फोकस दूरी वही है,
पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है ये फोकस दूरी है, ठीक। इसको हम स्मॉल f से दर्शित करते हैं, ठीक। इसके बाद अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। तो चलिए देख, अब यहाँ पे एक चीज पहले ये भी देख लीजिए कि जो उत्तल दर्पण में फोकस होता है ये जो है एक तरह से दूसरी तरफ होता है, जिस तरफ से किरण परावर्तित होती है या आती है और रिफ्लेक्टेड होती है उस तरफ इसका फोकस नहीं होता है, इसका फोकस दूसरी तरफ होता है यहाँ पे। इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनती है, ठीक है। यहाँ पे फोकस जो होता है इसका आभासी हो जाता है, ठीक है, इसलिए। इसके बाद चलिए अब यहाँ पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं अवतल और उत्तल से, तो उसके नियम है, चलिए देख लीजिए नियम क्या है। देखिए यहाँ पे पहला है अवतल दर्पण के लिए अनंत से आने वाली किरणें सदैव फोकस से होकर जाती हैं, ये इसका नियम है। दूसरा है अनंत से आने वाली किरणें फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे फोकस से जाती हैं और यहाँ पे फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद यहाँ पे है फोकस से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होकर जाती हैं अवतल दर्पण में। यहाँ पे है अनंत से आने वाली किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होके चली जाती हैं, या कह सकते हैं फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। फोकस की तरफ आती, देखिए फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं और फिर ये फैल जाती हैं, ठीक, और मुख्य अक्ष के समानांतर होके गुजर जाती हैं, दोनों में वही है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वक्रता केंद्र से ही होकर वापस चली जाती हैं, ठीक। सेम चीज यहां भी है, वक्रता केंद्र से आने वाली यानी उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरती हुई जो किरणें हैं प्रकाश किरणें वो उसी मार्ग से ही वापस हो जाती हैं, ठीक, दोनों में वही हो गया। इसके बाद है कि पोल यानी मुख्य बिंदु पे, पोल जो है पोल पर पड़ने वाली किरणें पोल से ही रिफ्लेक्ट होके जाती हैं, लेकिन ये जो परावर्तन का नियम फॉलो करती हैं, एंगल आई बराबर यहाँ पे जो होगा एंगल आर होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन का नियम फॉलो करती हैं। सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ भी रिफ्लेक्शन का ही नियम फॉलो होगा, यहाँ भी एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, ठीक है। ये नियम है हमारे परावर्तन के अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अब देखिए यदि परावर्तन के पश्चात जो है वास्तविक परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वास्तविक परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। अब देखिए वास्तविक किरणें क्या है पहले ये जान लीजिए, ठीक है। देखो वास्तविक किरणें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखिए ये जो किरण है ये यहां से आई और परावर्तित होके ऐसे चली गई, ये क्या है, ये वास्तविक किरण है, ठीक। अब ऐसे ही कोई किरण यहां से ऐसे जा रही है, ठीक, या ऐसे जा रही है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ठीक। यहाँ पे कोई किरण मान लीजिए ऐसे जा रही है, ठीक, ऐसे परावर्तित होके ऐसे आ रही है, ठीक। अब मान लीजिए थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट, मान लीजिए ये किरण कहीं आपस में एक दूसरे को काट रही है। अब ये जो किरण काट रही है ये क्या है, ये दोनों किरणें वास्तविक किरण कहलाएंगी, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे आप मान लीजिए यहां से किरण गई और यहाँ पे ये क्या है, इस तरफ हमारी जो बन रही है रेखा वो क्या है, आभासी है। देखिए दर्पण के अंदर या पीछे जो बनेगी वो आभासी होगी, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक। यहां से किरण ऐसे गई, अब किरण ऐसे गई तो ये आभासी किरण एक दूसरे को काट रही है, तो जब आभासी किरण काटेगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और ठीक है, तो ये अंतर आप याद रखिएगा, वास्तविक किरण और आभासी किरण में क्या अंतर है। तो जब वास्तविक किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पेपर पे लिया जा सकता है, यदि परावर्तन के पश्चात आभासी किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है सदैव, और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है सदैव, ठीक है। ये मुख्य चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के
तरीके क्या है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे देखिए, जब कोई वस्तु, अब ये जो तीर है यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर जगह तीर रखी हुई है। आप देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है, ये तीर है, ये वस्तु है हमारा। जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होगा कहीं, ठीक, ये अवतल दर्पण के लिए है। अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होगा तो क्या होगा, किरण ऐसे जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो किरण जाएगी वस्तु को छूती हुई वो वैसे ही वापस हो जाएगी, ठीक। आगे, अब प्रतिबिंब तो कहीं बना नहीं, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब हम इस के पीछे इस आभासी लाइन को मिलाएंगे। अब इस आभासी लाइन को मिलाएंगे तो आप देखेंगे यहां काट रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारे दर्पण के पीछे बन रहा है। तो पीछे बन रहा है मतलब दर्पण के अंदर बन रहा है, दर्पण के अंदर बन रहा है, इसका मतलब आभासी जो है हमारा इमेज है, आभासी इमेज है। क्या है, आभासी इमेज सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक। तो सेम चीज देखिएगा, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या है, वो दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक। एक तो ये हो गया। पहली कंडीशन क्या थी, जब वस्तु जो है फोकस और पोल के बीच में था। अब अगला कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हुई है। फोकस बिंदु पर अगर वस्तु रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो किरण इस वस्तु को छूती हुई जाएगी वो उसी लाइन से वापस हो जाएगी, ठीक। और इस वस्तु से जो किरण दर्पण पे टकराएगी और टकरा के फोकस से होकर जाएगी, तो ये दोनों समानांतर हो जाएंगी, और समानांतर जाने वाली किरणें कभी नहीं मिलती, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है, फोकस बिंदु पर, उस दर्पण के फोकस बिंदु पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला है हमारा कि अगर वस्तु फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी के बीच में रखी हुई हो, तो अगर ऐसे ही रखी हुई है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब क्या है, देखिए ये वास्तविक लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, वास्तविक लाइन काट रही है, तो वस्तु की हाइट से बड़ा हाइट बनेगा, यानी वस्तु के आकार से बड़ा आकार होगा, ठीक है। और प्रतिबिंब जो है सीधा होगा और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक हो, सीधा नहीं होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक। इसके बाद क्या है, अगला है हमारा, अगला कंडीशन में अगर वस्तु जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखी है, वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर ही बनेगा, ठीक। एक कंडीशन ये हो गई। इसके बाद अगला क्या है, जब वस्तु हमारा क्या है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और ठीक है, वास्तविक, छोटा और उल्टा बनेगा। इसके बाद जब हम उत्तल दर्पण, ये तो उसके नियम थे अवतल दर्पण के, अब उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के नियम की बात करें तो उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब बनने का एक ही नियम है। देखिए, वस्तु फोकस पे हो, कहीं भी रखी, वस्तु फोकस पे रखी हुई है तो क्या होगा, देखिए उत्तल दर्पण के सामने वस्तु चाहे जहां रख दीजिए आप, या उत्तल दर्पण के सामने, ये तो आपका अभी देखिए उत्तल दर्पण आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण पे वस्तु चाहे जहां रख दीजिए, इसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, वो आभासी बनेगा, यानी इस तरफ बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बनेगा, साथ साथ सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये हमारा उत्तल दर्पण में होता है, ठीक। ये आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और यहां पे देख लीजिए, अगर वस्तु जो है अनंत दूरी पर रखी हुई हो, ये अवतल दर्पण के लिए है, अगर वस्तु अनंत दूरी पर हो तो आपतित किरण का जो अनंत दूरी से किरणें आ रही हैं तो कहां मिलेंगी, वो फोकस से होकर जाएंगी, यानी प्रतिबिंब जो हो फोकस पे बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे।
तो ये इतने कॉन्सेप्ट हैं, इतने तरीके हैं प्रतिबिंब बनने के। अब यहाँ पर आते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन जिसको बोला जाता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए ये होता है हमारा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, जिसको हम स्मॉल m से दर्शित करते हैं। तो आवर्धन का फॉर्मूला हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, जिसको हम m बराबर I अपॉन O, I मतलब इमेज और O मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है उसका अनुपात होता है। ठीक, अब गोलीय दर्पण का उपयोग, गोलीय दर्पण का उपयोग क्या होता है वो जान लीजिए। गोलीय दर्पण के उपयोग की बात अगर हम करें तो इसका उपयोग जो है कार, बस, ट्रक के बाहर जो साइड मिरर होता है, मिरर, उसमें उपयोग होता है। गाड़ियों को देखने के लिए, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कितनी दूर पे उसका अंदाजा लगाने के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग आप डिश एंटीना में भी करते हैं। आप देखते हैं आपके घर के छतों पर डिश एंटीना जो लगे होते हैं, ऐसे होते हैं, बीच में ऐसे लगा होता है। ये जो एलएमबी लगा होता है ये फोकस दूरी पर होता है, तो अनंत से आने वाली किरणें टकराती हैं और फोकस से होकर मिलती हैं। ठीक, उसके बाद टॉर्च के बल्ब में यूज होता है, परावर्तक दूरदर्शी जो होता है वहां पे यूज होता है। सड़क पर प्रकाश की किरणें को अधिक से अधिक क्षेत्रफल में फैलाने हेतु लैंपों के परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पर यूज होता है इनका। तो यहाँ पर ये पाठ हमने पढ़ा। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो चलिए देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम से लौट आती है, इस घटना को परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम है परावर्तन के। दर्पण से परावर्तन के कारण प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जाहिर सी बात है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर पर वस्तु दर्पण के आगे स्थित होती है। समतल दर्पण से बने वस्तु का प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, कभी कभी वो हमें नहीं महसूस होता, कभी कभी महसूस होता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे ध्रुव यानी पोल व फोकस के बीच में बनता है। ये उत्तल दर्पण के लिए है। ठीक, क्योंकि उसमें एक ही वस्तु चाहे जहां रखी हुई है आगे, वो प्रतिबिंब वहीं बनेगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब यहां से जो है आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना अगर आपने ढंग से पढ़ा है, समझ में आ गया होगा आपको, और इस अभ्यास प्रश्न को आप उस पढ़ाई के आधार पे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान पेपर क्वेश्चन आंसर है ये। आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो बहुत आराम से हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन एक बार कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, वो टॉपिक को एक बार फिर से देखिए, आपको आ जाएगा समझ में। फिर भी कहीं कोई चीज क्लिक कर रही है कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।